डॉक्टर रोहित मेहरा का अब पूरा फोकस लॉकेट की पावर बढ़ाने पर था। इस पावर को बढ़ाने के लिए उसे पहनने वाले को जितना हो सके उतना फाइट करना होगा, तभी इसके अगले लेवल तक पहुंचने के चांस बढ़ सकते हैं। लेकिन हर मुश्किल फाइट के साथ जान जाने का रिस्क भी रहता है। लेकिन डॉक्टर मेहरा ये रिस्क लेने को रेडी थे, क्योंकि वो अपने मकसद को पूरा करना चाहते थे और इसके लिए वो अपने तीनों बच्चों रोहन, काव्या और जय को हर जोखिम उठाकर ज्यादा से ज्यादा फाइट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। डॉक्टर मेहरा की ये बात रिया को थोड़ी अजीब भी लगी, लेकिन उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसे लगा एक पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और हो सकता है उसका तरीका थोड़ा अलग हो। करीब एक हफ्ता बीत गया। रोहन पर अभी तक कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ था। सब कुछ बड़ा शांत और अच्छा था। लेकिन ये तूफान के पहले आने की शांति थी, क्योंकि इस आने वाले तूफान का रचयिता और कोई नहीं बल्कि रोहन का नंबर 1 दुश्मन बिग बुल था। और उसकी नजर रोहन और उसके भाई बहन के पास मौजूद तीनों लॉकेट्स पर थी, जिसे वो हर हाल में पाना चाहता था। अभी तक बिग बुल रोहन पर कई अटैक्स करवा चुका था, लेकिन हर बार उसके हमले नाकाम रहते थे। इस बात पर वो बहुत नाराज था। इसलिए अपने अगले हमले की तैयारी के लिए वो अपने सीक्रेट आइलैंड में मौजूद सुपर विलेन फैक्ट्री में जा पहुंचा था। बिग बुल को अचानक वहां देख फैक्ट्री का इंचार्ज डॉक्टर इकबाल हैरान रह गया। सर, आप यहां? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर इकबाल ने नर्वस होकर पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पहले हमें पता नहीं था कि उस रोहित मेहरा ने वो ब्लू स्टोन लॉकेट कहां छिपा रखा है, लेकिन अब हमें वो रोहित भी मिल गया है और उसके सारे लॉकेट्स का भी पता चल गया है। लेकिन फिर भी वो लॉकेट अभी तक हमारे पास नहीं है। आखिर इतनी बड़ी सुपर विलेन फैक्ट्री बनाने का भी क्या फायदा, जब इतने सारे विलेन मिलकर भी रोहन से वो लॉकेट नहीं छीन पा रहे। बिग बुल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्से से कहा। यह सुन डॉक्टर इकबाल थोड़ा डर गए, फिर हिम्मत जुटाकर बोले, सर, मुझे बस थोड़ा और टाइम दीजिए। फेज 2 में हमने जो सुपर ह्यूमंस बनाए थे वो ट्रायल बेसिस पर थे, लेकिन अब हम इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। मैं कुछ और नए सुपर ह्यूमंस बनाने के लिए काम कर रहा हूं, इसलिए जल्द वो तीनों ब्लूस्टोन लॉकेट्स आपके पास आ जाएंगे। डॉक्टर इकबाल की बात सुन बिग बुल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन बदले की आग अभी भी कम नहीं हुई थी। सिर्फ लॉकेट ही नहीं, मुझे उन बाप बेटे का सर भी चाहिए। बाप ने मेरे मकसद पर पानी फेर दिया और बेटे ने तो मेरे पोते चिरायु की जान ही ले ली। मैं उन दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला हूं। इतना बोल बिग बुल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही लैब में हलचल बढ़ गई। डॉक्टर इकबाल ने अपने साथी साइंटिस्ट्स को फटकार लगाते हुए और तेजी से काम करने के लिए फोर्स किया। जल्दी जल्दी अपना हाथ और दिमाग चलाओ, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें जल्द रोहन पर हमला करने के लिए अपने नए सुपर विलेंस को भेजना शुरू करना होगा। डॉक्टर इकबाल का ऑर्डर सुनते ही लैब में तेजी से काम चलने लगा। उधर दूसरी ओर रिया, रोहन, काव्या और जय एक कैफे में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यार, काफी दिन हो गए, हम लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं किया। चाय की चुस्की लेते हुए जय बोला। क्यों, तुम्हें यह शांत माहौल पसंद नहीं आ रहा क्या? काव्या ने जय की टांग खींची। वैसे अच्छा ही है, अभी हम पर कोई अटैक नहीं हो रहे, वरना जब से वियतनाम आए हैं एक पल की भी शांति नहीं है। अब इस खाली समय में मैं और रोहन कम से कम एक साथ अच्छा समय तो बिता पाएंगे। रिया खुश होकर बोली और रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन, अब तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहते हो, एक्शन या रोमांस? जय ने रोहन से पूछा। अब रोहन कुछ कहता तभी रिया घूरकर रोहन को देखने लगी, जैसे आंखों ही आंखों में धमकी दे रही हो। तुम एक्शन बोलकर तो देखो बच्चू, तुम्हारी खटिया खड़ी ना कर दी तो कहना। रोहन भी रिया की हिडन धमकी समझ गया और सेफली प्ले करते हुए बोला, मैंने अभी तक जितना भी एक्शन किया है सिर्फ रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, और जब तक रिया को कोई खतरा नहीं है एक्शन से ज्यादा रोमांस बेहतर है, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तुम गलत हो रोहन, अगर दिल टूट जाए तो ये रोमांस बाद में एक्शन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। पीछे से एक आवाज आई
जब रोहन ने पलटकर देखा तो ये उसके पापा डॉक्टर रोहित मेहरा थे। अरे पापा, आप आइए ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। इतना बोल रोहन ने अपने पापा के लिए भी पास में एक चेयर लगा दी। सुबह से तुम सभी गायब थे, तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं भी घर से निकल पड़ा। फिर कैफे की खिड़की में तुम लोगों पर नजर पड़ी तो यहां आ गया। आई होप कि मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। इतना बोल डॉक्टर मेहरा रोहन के पास वाली चेयर पर बैठ गए। नहीं पापा, आपकी वजह से हम कभी डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। रोहन ने डॉक्टर मेहरा को चाय ऑफर करते हुए कहा। मेरे साथ समय बिताकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम लोग अपने लॉकेट की पावर बढ़ाने पर फोकस करो, तभी हम बिग बुल को जड़ से उखाड़कर फेंकने में कामयाब होंगे। डॉक्टर मेहरा ने रोहन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लेकिन बिग बुल से तो फिलहाल हमें कोई खतरा नहीं है। उसने हम पर काफी दिनों से कोई अटैक नहीं किया है, तो फिर ये एक्शन वैक्शन के बारे में सोचकर दिमाग को टेंशन देने से अच्छा है हम सभी साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं। रिया डॉक्टर मेहरा की बात को काटते हुए बोली, जिसे सुन डॉक्टर मेहरा कोई खास खुश नहीं हुए और रिया को इग्नोर करते हुए रोहन की ओर देखकर बोले, देखो रोहन बेटा, तुम अभी तक भले ही रिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन करते आए हो, लेकिन अब तुम्हें इस लॉकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा एक्शन करना पड़ेगा। बिग बुल की नजर इस लॉकेट पर है और हम इसे उसके हाथ नहीं लगने दे सकते। अगर बिग बुल तुम्हें एक्शन का कोई मौका नहीं दे रहा तो तुम भाई बहन ही आपस में लड़ लो। ये सुन रोहन कंफ्यूज हो गया। हम लोग आपस में लड़ने मतलब? इस पर डॉक्टर मेहरा अपने वाक्य को सुधारते हुए बोले, अरे भाई, मेरा मतलब तुम भाई बहन आपस में फाइट की प्रैक्टिस कर लो। इससे तुम इस लॉकेट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओगे और क्या पता आपस में लड़ने के दौरान इसका नया लेवल अनलॉक हो जाए। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो हम आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। रोहन ने अपने पापा की बात मानते हुए जवाब दिया। जिसे सुन डॉक्टर मेहरा के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, लेकिन रिया का मुंह चढ़ गया। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद डॉक्टर मेहरा वहां से चले गए, जबकि रोहन, रिया, काव्या और जय अभी भी बातचीत कर रहे थे। चलो तुम लोग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, फिर पापा की बात मानते हुए हम आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, रोहन ने काव्या और जय से कहा। यह सुनते ही रिया चिढ़ गई और बोली, रोहन, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें ये जो भी प्रैक्टिस करना है कल से करना, लेकिन आज का पूरा दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बिताओगे। काफी दिनों बाद हमें शांति से बातचीत करने का मौका मिला है, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर रिया ने कसकर रोहन का हाथ पकड़ लिया। अब रोहन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रिया को मना कर सके, इसलिए उसने उसका दिल रखने के लिए हाँ मैं सर हिला दिया। ओके बाबा, ठीक है, आज तुम जो चाहोगी सिर्फ वही होगा। तो बताओ क्या करना है तुम्हें? रोहन रिया को मनाते हुए बोला। रोहन की यह बात सुनते ही रिया का गुस्से वाला चेहरा खुशी से खिल उठा। ओके, लेट मी थिंक, रिया खुश होकर बोली और इधर उधर देखकर सोचने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, वियतनाम में पहली बार देखे इंडियन मेला। ये देख रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खिलखिलाकर बोली, हम लोग मेले में चलें? मेला और यहां? रोहन हैरान होकर बोला, हां वो देखो, वियतनाम में इंडियन मेला लग रहा है। रिया ने दीवार पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। रोहन इस बारे में सोच ही रहा था कि रिया बीच में बोल पड़ी, अब इतना भी क्या सोच रहे हो रोहन, चलते हैं ना मेले में, बहुत मजा आएगा। मैं तो न जाने कब से नहीं गई, बचपन में बस पापा ही ले जाया करते थे। वैसे सच कहूं तो मेले में जाने का मन मेरा भी हो रहा है, जय बीच में खुश होकर बोला। तभी काव्या बोली, हाँ वैसे मेला घूमने में कोई हर्ज नहीं है, वहां जाकर हम सभी का माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर कल से हम और भी ज्यादा फोकस होकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी लोगों की बात सुन फाइनली रोहन मान गया और बोला, ठीक है तो फिर चलते हैं मेले में। ये हम मेले में जाएंगे, रिया एक्साइटेड होकर चिल्लाई और फिर खुशी के मारे रोहन को प्यार से गले लगा लिया।
उधर दूसरी ओर बिग बुल के सीक्रेट आइलैंड पर सुपर विलेन फैक्ट्री में डॉक्टर इकबाल ग्रीन लिक्विड से भरे 2 बड़े ग्लास के कंटेनर के सामने खड़े थे। इन ग्लास कंटेनर्स के अंदर एक आदमी और एक औरत तैर रहे थे। तभी वहां 2 आदमी आए और एक ब्लैक कलर का सोफा रखकर चले गए। फिर कुछ देर बाद एक काला सूट पहना शख्स वहां आया और उस सोफे पर बैठ गया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि बिग बुल था। बोलो डॉक्टर इकबाल, इस बार क्या नई चीज तैयार की है तुमने? बिग बुल ने ग्लास कंटेनर में तैर रहे आदमी और औरत को देखते हुए पूछा। इस पर डॉक्टर इकबाल पहले ग्लास कंटेनर के पास जाकर खड़े हो गए, जिसमें एक हट्टा कट्टा आदमी तैर रहा था। सर, ये हमारा नया आविष्कार लिजर्ड मैन है। इतना बोल डॉक्टर इकबाल ने अपने पास मौजूद रिमोट से कुछ बटन्स प्रेस किए और वो ग्लास कंटेनर खुल गया। ऐसा होते ही उसमें मौजूद ग्रीन लिक्विड जमीन पर बह गया और उसके अंदर मौजूद आदमी बाहर आ गया। इस आदमी के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और इसका पूरा शरीर हरे रंग का था। उसके बाहर आते ही डॉक्टर इकबाल ने उस आदमी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने का इशारा किया और फिर देखते ही देखते उस आदमी ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। पहले उसकी एक बड़ी सी पूंछ निकल आई, फिर पीठ पर डायनासोर की तरह एक लाइन में नुकीले स्पाइक्स उभर आए। इसके बाद उसकी जीभ अपने आप बड़ी हो गई और हाथ और पैर के पंजे भी छिपकली के पंजों की तरह बन गए। तो तुमने एक छिपकली मानव बनाया है, क्या ये उस रोहन को रोक पाएगा? बिग बुल ने डाउट करते हुए पूछा। इस पर डॉक्टर इकबाल बोले, सर, ये कोई आम छिपकली नहीं है। इसकी ताकत हल्क और सुपरमैन से भी ज्यादा है। इसके हाथ और पैर के नुकीले पंजे इतने तेज हैं कि मजबूत से मजबूत चीज को भी मक्खन की तरह काट दे, और उसकी पीठ पर मौजूद घातक स्पाइक्स दुश्मन पर इतनी तेजी से हमला करते हैं जैसे कोई गोली बंदूक से निकली हो। और इसकी जीभ ये इतनी चिपचिपी और मजबूत है कि एक बार जो इसके अंदर फंस जाए फिर उसकी लाश ही उससे आजाद होती है। डॉक्टर इकबाल की ये बातें सुनकर बिग बुल लिजर्ड मैन की शक्तियों से काफी इंप्रेस हो गए। तभी डॉक्टर इकबाल दूसरे ग्लास के कंटेनर के पास गए और उसे खोलकर उसके अंदर मौजूद एक नीले रंग की औरत को आजाद कर दिया। ये औरत दिखने में बहुत खूबसूरत और स्लिम ट्रिम थी, लेकिन इसमें बाहर से देखने पर कोई खास पावर्स नजर नहीं आ रही थी। तभी डॉक्टर इकबाल ने इस महिला को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, सर, अब इनसे मिलिए। ये है आकृति, और ये मेरा अब तक का सबसे अनोखा और अलग आविष्कार है। इतना बोलकर डॉक्टर इकबाल ने आकृति को अपनी शक्तियां दिखाने का इशारा किया। फिर अगले ही पल आकृति ने जो किया उससे बिग बुल के होश उड़ गए। आकृति ने डॉक्टर इकबाल को टच किया और फिर उसका शरीर हूबहू डॉक्टर इकबाल जैसा बन गया। फिर आकृति ने पास खड़े लिजर्ड मैन को टच किया और वो खुद भी एक लिजर्ड मैन बन गई। लेकिन उसने सबको तब चौंका दिया जब उसने बिग बुल के चरण स्पर्श किए और देखते ही देखते वो खुद बिग बुल जैसी दिखने लगी। तो अब क्या होगा आगे? आखिर ये कैसी अनोखी शक्ति है सुपर ह्यूमन आकृति में? क्या रोहन आकृति और लिजर्ड मैन की शक्तियों के आगे टिक पाएगा? जानने के लिए सुनिए। डॉक्टर इकबाल ने रोहन पर हमला करने के लिए 2 नए सुपर विलेंस लिजर्ड मैन और आकृति बनाए थे। लिजर्ड जहां एक ताकतवर छिपकली मानव जैसा था, तो वहीं आकृति लोगों को टच करके हूबहू उनके जैसा बन जाती थी। आकृति की ये शक्तियां देख बिग बुल इंप्रेस हो गए थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक डाउट था। ये आकृति रूप बदलने में तो माहिर है, लेकिन फाइटिंग स्किल्स का क्या? सिर्फ दूसरों के जैसे दिखने से तो जंग जीती नहीं जा सकती ना। इस पर डॉक्टर इकबाल बोले, आकृति की शक्तियां सिर्फ रूप बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जिस शख्स का रूप लेती है उसका हुलिया कॉपी करने के साथ साथ उसकी शक्तियां भी कॉपी कर लेती है। हालांकि ये उन्हें कुछ देर तक ही होल्ड कर सकती है, फिर वापस अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन वो कुछ देर ही दुश्मन को उसी की शक्तियों से हराने के लिए काफी होती है। इतना बोल डॉक्टर इकबाल ने बिग बुल को एक छोटा सा डेमो दिया। उन्होंने आकृति को लिजर्ड मैन को टच करने का इशारा किया। जब आकृति ने उस लिजर्ड मैन को छुआ तो वो उसकी जैसी दिखने लगी। फिर लिजर्ड मैन बनी आकृति ने अपनी पीठ पर मौजूद स्पाइक्स को सामने की दीवार पर बुलेट की रफ्तार से फेंका। इससे वो स्पाइक्स दीवार को चीरते हुए दूसरी ओर चले गए। इस डेमो से बिग बुल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जैसा कि डॉक्टर इकबाल ने बताया था,
आकृति ने रूप के साथ साथ सामने वाले की शक्तियां भी कॉपी कर ली। ये डेमो देख बिग बुल बड़े इंप्रेस हुए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। बहुत खूब डॉक्टर इकबाल। अब जल्द से जल्द इन दोनों सुपर विलेन को मेरे प्राइवेट जेट से वियतनाम भेज दो, ताकि ये उस रोहन को मारकर मुझे वो लॉकेट लाकर दे सकें। समझो हो गया सर, इस बार रोहन की जीत का सवाल ही नहीं उठता है, डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया और अपने एक आदमी को इन दोनों सुपर विलेंस को वियतनाम भेजने की तैयारी करने का इशारा किया, जिसके बाद वो आदमी लिजर्ड मैन और आकृति को वहां से ले गया। तभी बिग बुल सोफे से खड़े हुए और जाने लगे। एक बात और डॉक्टर इकबाल, अपने ये न्यू सुपर विलेन बनाने का काम रोकना मत, इसे जारी रखना। हमें न्यू पावरफुल विलेन की एक फौज तैयार करनी है। बिग बुल ने जाते जाते कहा, जी सर, आप बेफिक्र रहिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वियतनाम, रात का समय। रोहन रिया, जय और काव्या को लेकर कार से मेला घूमने जा रहा था। यार, मैं कितने दिनों बाद मेले में जा रही हूं, और कितना दूर है रोहन, मुझसे अब रहा नहीं जाता। रिया बेसब्र होकर बोली, सब्र करो, बस थोड़ी दूर और है, वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। कार ड्राइव कर रहे रोहन ने कहा, सब्र ही तो नहीं है, मुझे मेले में जाकर कितनी सारी चीजें करनी है। घूमना है, शॉपिंग करनी है, कॉटन कैंडी खानी है, मौत का कुआं, सर्कस देखना है और कई सारे झूले झूलने हैं, खासकर वो सबसे बड़ा सर्कल वाला झूला। इतना बोल रिया के चेहरे पर चमक आ गई और वो मेले में होने वाली एक्टिविटीज को इमेजिन करके खुश होने लगी। तभी रोहन की गाड़ी मेले के बाहर आकर रुक गई। ये पहली बार था जब वियतनाम में कोई इंडियन मेला लगा था। रात में जगमग रोशनी से चमचमाते इस मेले की रौनक आंखों को ठंडक और दिल को सुकून पहुंचा रही थी। गाड़ी से उतरते ही रोहन ने सभी के लिए टिकट्स खरीदी और सबको लेकर मेले के अंदर आ गया। तो बताओ रिया, सबसे पहले क्या करना है? रोहन ने पूछा। सबसे पहले तुम मुझे कॉटन कैंडी दिलाओ, वो खाते खाते हम मेला घूमेंगे। रिया खुश होकर बोली। क्या रिया, तुम बुढ़िया के बाल खाओगी? जय रिया के मजे लेते हुए बोला। बुढ़िया के बाल मतलब? रिया कंफ्यूज होकर बोली। लो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? तुम जिसे कॉटन कैंडी बोल रही हो, उसे हम लोग बचपन में बुढ़िया के बाल कहा करते थे। जय ने एक्सप्लेन किया। छी, बुढ़िया के बाल, ये कैसा नाम हुआ? क्या जय, तुमने ये बोलकर मेरी भूख ही मार दी। रिया मुंह बनाते हुए बोली। रिया, तुम जय की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो बस यूं ही सबके मजे लेता रहता है। अब मेले में आए हैं और कॉटन कैंडी नहीं खाई तो क्या किया? काव्या रिया के सपोर्ट में उतरी। ये सुनकर रिया का चेहरा फिर से खिल उठा। हाँ, सही कहा, आज तो मैं मेले में सारे मजे करूंगी, सब खाऊंगी और सारी एक्टिविटीज करूंगी, फिर पता नहीं कब हम पर एक और हमला हो जाए। इतना बोलकर रिया रोहन और बाकी लोगों के साथ कॉटन कैंडी लेकर मेला घूमने लगी। उधर दूसरी ओर उसी मेले में हुडी पहने दो अजीब शख्स घूम रहे थे। इन्होंने अपना चेहरा और बॉडी ऑलमोस्ट छिपाए रखा था। इनकी नजरें लगातार किसी को ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लोग यहीं मिलेंगे? पहले शख्स ने अपने साथी से पूछा। हाँ, उन्हें फॉलो कर रहे डॉक्टर इकबाल के आदमी ने तो हमें यही बता दिया था। दरअसल ये दोनों शख्स और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर इकबाल के बनाए न्यू सुपर विलेन लिजर्ड मैन और आकृति थे, जो रोहन और उसके साथियों को खोज रहे थे। इस खतरे से अनजान रोहन और रिया मेले में छर्रे वाली बंदूक से गुब्बारे फोड़ रहे थे। सबसे पहले रोहन ने इसे ट्राई किया और उसके 10 फायर में 10 गुब्बारे फूट गए। वहीं काव्या ने 10 में से 9 तो जय ने 10 में से 8 गुब्बारे फोड़े। अब रिया की बारी थी, जिसने 5 बार फायर किया और वो सारे खाली गए। यार, तुम लोगों ने कैसे कर लिया? मुझसे तो एक भी गुब्बारा नहीं फूट रहा है। रिया निराश होकर बोली। तुम्हारे वार खाली जा रहे हैं क्योंकि निशाना लगाने का तुम्हारा तरीका ही गलत है। रुको, मैं बताता हूं। इतना बोल रोहन रिया से चिपककर उसके पीछे खड़ा हो गया। फिर उसने हाथ में बंदूक पकड़ी और रिया के दोनों हाथों को पकड़ा और बंदूक को सही पोजीशन में एडजस्ट करने लगा। फिर अपने होंठ रिया के कानों के बेहद नजदीक लाकर प्यार से बोला, ठीक है, अब मैं जैसा बताता हूं वैसा करो। इस मोमेंट पर
रोहन रिया के बेहद करीब था। इससे रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उसे गुब्बारे फोड़ने की पड़ी ही नहीं थी। वो तो इसी बात से खुश हो रही थी कि रोहन इस एक्टिविटी के बहाने उसके इतने करीब आ गया। इधर रिया अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि अभी अभी रोहन ने उसे निशाना लगाने की जो टेक्निक बताई उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसका फायर खाली चला गया। रिया, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने अभी तुम्हें क्या बताया और तुम क्या कर रही हो? रोहन रिया को हिलाते हुए बोला, जिससे रिया अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, ओह सॉरी, मैंने ठीक से नहीं सुना। जरा फिर से बताओ तुमने क्या कहा? लो, रोहन ने तुम्हारे कान के इतने करीब आकर कहा, तुमने फिर भी नहीं सुना। लगता है बुढ़िया के बाल खाकर रिया भी बूढ़ी हो गई है, उसे कम सुनाई देने लगा है। जय रिया की टांग खींचते हुए बोला। यह सुनकर सभी हंसने लगे, यहां तक कि रिया की भी हंसी छूट गई। अच्छा जोक मारा जय, एक काम करो ना, तुम भी इस मेले में अपना एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो रख लो, अच्छी कमाई हो जाएगी। रिया ने मजाक करते हुए कहा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जय ने हंसते हुए जवाब दिया, अब तुम लोगों की कॉमेडी हो गई हो तो थोड़ा एक्शन पर भी ध्यान दें। रोहन ने छर्रे वाली बंदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ रोहन तुम बताओ, कैसे सटीक निशाना लगाते हैं? रिया रोहन का दिल रखने के लिए सीरियस होकर बोली। तभी रोहन ने फिर से रिया के हाथ में रखी बंदूक को गुब्बारों के सही डायरेक्शन में एडजस्ट किया और बोला, हम जब भी किसी चीज पर निशाना लगाते हैं तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए। अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे गुब्बारे की बड़ी सी दुकान दिख रही है, रिया ने जवाब दिया। थोड़ा और फोकस करो रिया, अपने निशाने के अलावा किसी चीज के बारे में मत सोचो। बताओ अब क्या दिख रहा है? रोहन ने फिर से पूछा। आप मुझे सर्कल शेप में दीवार पर चिपके कई रंग बिरंगे गुब्बारे दिख रहे हैं, रिया ने जवाब दिया। गुड, लेकिन तुम इनमें से किस गुब्बारे पर निशाना लगाना चाहती हो? रोहन ने पूछा। वो लाल रंग का गुब्बारा जो सबसे सेंटर में है, रिया ने कहा। ठीक है, तो अब अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ उस लाल रंग के गुब्बारे पर गड़ाओ। आसपास कौन मौजूद है, क्या हो रहा है, वो सब एक पल के लिए भूल जाओ। अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? रोहन ने फिर पूछा। रिया ने इस बार सीरियस होकर कंसंट्रेट किया और बोली, मुझे सिर्फ लाल रंग का एक गुब्बारा दिख रहा है। वेरी गुड, अब अपने टारगेट पर फायर कर दो, रोहन ने कहा। और ये सुनते ही रिया ने फायर कर दिया और अगले ही पल सेंटर में मौजूद वो लाल रंग का गुब्बारा फट गया। ये मैंने कर दिखाया, रिया खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू रोहन, और फिर खुश होकर रोहन को गले लगा लिया। ये देख काव्या और जय भी रिया को अप्रिशिएट कर ताली बजाने लगे। क्या बात है रिया, अब अगर कोई दुश्मन अचानक हमारे सामने आ जाए तो तुम भी उसे मारने में हमारी हेल्प कर सकती हो, जय ने कहा। हाँ बिल्कुल, अब कोई भी दुश्मन मेरे वार से नहीं बच पाएगा, रिया मस्ती करते हुए बोली और फिर अपनी बंदूक से कुछ और फायर करके सामने रखे कुछ और गुब्बारे फोड़ दिए। क्या यही है वो लोग? उनसे कुछ दूरी पर खड़े लिजर्ड मैन ने आकृति से पूछा। हाँ, लग तो यही रहे हैं, आकृति ने अपने मोबाइल में सभी की तस्वीरें मैच करते हुए बोला। तो चलो उनकी चटनी बनाते हैं, लिजर्ड मैन जोश में आकर बोला और आगे बढ़ने लगा। अभी नहीं, रुको, हमें सही मौके की तलाश करनी होगी, आकृति ने जोश में आगे जा रहे लिजर्ड मैन को रोकते हुए कहा। अब मौका क्या देखना है, चलकर सीधे उनकी धुलाई करते हैं ना, लिजर्ड मैन बेसब्र होकर बोला। इतने उतावले मत बनो, याद है ना डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस लॉकेट को हासिल करना है। अगर हम यूं ही सामने से उन पर हमला करेंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे, फिर आसानी से लॉकेट नहीं देंगे। और ये मत भूलो कि इस लॉकेट से ही उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, इसलिए पहले उसे धोखे से ले लेते हैं, फिर उन्हें हराना बच्चों का खेल हो जाएगा। आकृति ने लिजर्ड मैन को पूरा प्लान समझाया। उधर दूसरी ओर रोहन, रिया, काव्या और जय गुब्बारे फोड़ने वाली शॉप से हटकर आगे बढ़ गए। तो बताइए मिस रिया,
अब क्या करना चाहेंगी आप? रोहन ने बड़े प्यार से ड्रामेटिक अंदाज में पूछा। मिस रिया, आप? रोहन, तुम तो मुझसे फिर वैसे बात करने लगे जैसे पहली बार मिलने पर करते थे। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? रिया के मन में जिज्ञासा जागी। दरअसल आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम है। तुम जो चाहोगी वही होगा। और तुम सही थी, काफी दिनों से हमने साथ में क्वालिटी टाइम नहीं बिताया, और आज हमें मौका मिला है तो मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। रोहन का ये जवाब सुनकर रिया और भी खुश हो गई। ओ, तुम कितने अच्छे हो रोहन, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। इतना बोलकर रिया ने रोहन को गले से लगा लिया। फिर सामने मौजूद झूले की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे उस बड़े से सर्कल वाले झूले पर झूलना है। जैसी आपकी आज्ञा मिस रिया। रोहन फिर ड्रामेटिक अंदाज में बोला और रिया का हाथ पकड़ के उसे उस बड़े सर्कल वाले झूले की ओर ले जाने लगा। लेकिन जय और काव्या ने अपने कदम रोक लिए। क्या हुआ जय, तुम नहीं चलोगे? रोहन ने पूछा। नहीं, वो झूले में बैठकर मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, मुझे उल्टी आने लग जाती है। जय नर्वस होकर बोला। और काव्या तुम? रोहन ने पूछा। मेरा भी यही हाल है रोहन, पर रिया और तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। तब तक जय और मैं मेले में कुछ और देखते हैं। काव्या की इस बात पर रोहन ने हाँ में सर हिला दिया। फिर काव्या और जय मेला घूमते हुए आगे बढ़ गए, जबकि रोहन और रिया उस बड़े सर्कल वाले झूले की बास्केट में बैठ गए। फिर वो झूला गोल गोल नीचे से ऊपर की ओर घूमने लगा। जब रोहन का हाथ पकड़े रिया की बास्केट झूले के टॉप पर आई तो वहां से मेले का खूबसूरत नजारा देखकर बड़ी खुश हो गई। वाओ, यहां से कितना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है ना। मुझे ऐसे ही रोमांटिक पल का कब से इंतजार था। काश ये लम्हा यहीं थम जाए। इतना बोलकर रिया ने रोहन को प्यार से गले लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। हाँ! अचानक रिया की डर के मारे चीख निकल पड़ी। क्या हुआ रिया? रोहन ने हैरान और कंफ्यूज होकर पूछा। वो तुम्हारे पीछे। रिया ने डरते हुए इशारा किया। जब रोहन ने पलटकर देखा तो पाया कि उनकी बास्केट की जाली पर एक खतरनाक सा दिखने वाला छिपकली जैसा इंसान लटका हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि लिजर्ड मैन था। अब रोहन कुछ समझ पाता कि तभी उस लिजर्ड मैन ने अचानक से रोहन के गले पर झपट्टा मारा और उसका ब्लू स्टोन लॉकेट छीनकर भागने लगा। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन अपना ब्लू स्टोन लॉकेट खो देगा? क्या इस लॉकेट की मदद के बिना वो दुश्मनों को हरा पाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट